आवाज नहीं आ रहा है माइक में। बहुत कम है। हर बार ये ड्रेस पहन के इधर ही लगा। हाँ ठीक है रोहित। हाँ पेपर में थोड़ा बहुत भी क्यों लिखा बेटा? दर्द हुआ होगा ना हाथों में? So good afternoon to all of you. Let's start the new chapter from part 1, that is the integration. We are supposed to start the theoretical distribution, but theoretical distribution के last के exercise में integration हमें solve करना है, और still जैसे integration आप complete नहीं करोगे तब तक theoretical distribution chapter हम start नहीं कर सकते हैं. So that's why I decided to start the integration only. So बिफोर द दिवाली वैकेशन हमने डेरिवेशन करके एक चैप्टर था जो कंप्लीट किया था. विदाउट डेरिवेशन कंप्लीट किए बिना आप इंटीग्रेशन सॉल्व नहीं कर सकते हो, कॉज द इंटीग्रेशन इज एग्जैक्टली अपोजिट प्रोसेस ऑफ द डेरिवेशन. डेरिवेशन अब आपको बहुत आसान लगेगा जब इंटीग्रेशन स्टार्ट हो जाएगा, कॉज व्हेन डेरिवेशन स्टार्ट किया था तब मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि अगर बहुत रफ लैंग्वेज में या फिर बहुत सिंपल लैंग्वेज में हम बात करें तो डेरिवेशन इज नथिंग बट द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग द फंक्शंस. यस, क्योंकि पूरे फंक्शन को स्टडी करना या पूरे फंक्शन के ग्राफ के बिहेवियर को स्टडी करना इज नॉट पॉसिबल फॉर एवरी स्टूडेंट. की उसको अगर कुछ चाहिए उस फंक्शन के बारे में तो पूरा ग्राफ स्टडी करना, हर बार उसके बारे में पढ़ना इतना पॉसिबल नहीं होता है. तो एक डेरिवेशन करके प्रोसेस आई कि आपके दिए हुए फंक्शन को छोटे छोटे स्मॉल पार्ट में आप डिवाइड कर लो और उस छोटे से पार्ट को स्टडी करके फंक्शन किस टाइप का है ये देख लो. तो दैट इज नथिंग बट द डेरिवेशन. फिर डेरिवेशन की बहुत अलग अलग डेफिनेशन हमने बाद में भी देखी, जो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशंस या फिर उसके हम क्या बोल सकते हैं अकॉर्डिंग टू द एप्लीकेशंस बनी. जैसे ग्राफिकल डेफिनेशन भी होती है डेरिवेशन की, फिर अलग कुछ और भी एप्लीकेशंस में हमने डेरिवेशन के वापस यूज भी देखे कि स्लोप क्या होता है, टेंजेंट की इक्वेशन कैसे निकालते हैं डेरिवेशन से. फिर इकोनॉमिक्स में उसके एप्लीकेशन देखे तो एक डेरिवेशन की अलग ही डेफिनेशन हमें समझ में आती है. तो दैट इज द अकॉर्डिंग टू द एप्लीकेशन. तो वैसे इंटीग्रेशन के भी बहुत सारे डेफिनेशंस आपके बनते हैं, बट दैट वी विल सी जब हम एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशंस आगे के चैप्टर्स देखेंगे तब. यस, तो फिलहाल बस हमें इतना देखना है कि इंटीग्रेशन इज नथिंग बट द एग्जैक्टली अपोजिट प्रोसेस ऑफ डेरिवेशन. इसीलिए इंटीग्रेशन को एंटी डेरिवेटिव टेस्ट भी कहा जाता है. ओके, नेक्स्ट. अब कोई भी फंक्शन को ब्रेक करना मतलब डेरिवेशन होता है. तो सिंपली है कि जब बचपन में खिलौना हमें मिलता है हाथ में तो उसको तोड़ना बहुत आसान होता है, एक दो बार बस पटको टूट गया. बट जब उसको जोड़ने की बात आती है तो हमें घंटों लग जाते हैं. फेविकॉल लेके बैठते हैं, उसका एक एक टुकड़ा ज्वाइन करके देखते हैं कि किधर किधर बैठेगा बराबर, फिर वो एग्जैक्टली ज्वाइन भी होना चाहिए. तो ब्रेकिंग इज द वेरी सिंपल प्रोसेस बट ज्वाइनिंग इज वेरी डिफिकल्ट प्रोसेस. वैसे ही सिंपल है, डेरिवेशन इज वेरी सिंपल क्योंकि आपको फंक्शन को ब्रेक करना है और उस ब्रेक किए हुए फंक्शन के टुकड़े जोड़ना इज द वेरी डिफिकल्ट टास्क होता है. अब यहाँ पे डेरिवेशन में जैसे एक ही फॉर्मूला था कि डेरिवेशन ऑफ f of x raised to power n is nothing but f of x raised to power n plus 1 सॉरी n minus 1, और ये n minus 1 ही आपका क्या आता था साइड में मल्टीप्लीकेशन में. अब ये f of x कुछ भी रहने दो, आपको कोई लेना देना नहीं था. इट मे बी एक्सपोनेंशियल फंक्शन, इट मे बी अ क्वाड्रेटिक फंक्शन, इट मे बी अ क्यूबिक फंक्शन, इट मे बी अ लीनियर फंक्शन, इट मे बी अ लॉगरिथमिक फंक्शन, या फिर इन दो में किसी का कॉम्बिनेशन भी क्यों ना होने दो. हमें बस इतना देखना था कि बस हमें पावर को सॉल्व करना है. अगर पावर n है तो पावर को एक से कम करो और कम किया हुआ साइड में मल्टीप्लिकेशन में भी लिख दो. बट इंटीग्रेशन में इतना आसान नहीं होता है.
बस पावर दिखा कि हम इसका उल्टा प्रोसेस नहीं कर सकते। एफ ऑफ एक्स आ गया है रेस टू पावर n माइनस वन, साइड में क्या लिखते हैं n माइनस वन, रेस टू पावर n है तो एग्जैक्टली उल्टी प्रोसेस है, तो क्या करो, रेस टू पावर n आ रही है, यहाँ पे माइनस कर रहे हो तो यहाँ पे क्या कर दो, प्लस कर दो, यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में है तो यहाँ पे क्या कर दो, डिवाइड में कर दो, क्योंकि क्या है एग्जैक्टली ऑपोजिट प्रोसेस। बट यहाँ पे खेल ऐसे नहीं जमता है, आपको देखना पड़ेगा कि फंक्शन कौन सा है। अब फंक्शन में भी आपको ये देखना पड़ेगा कि किस टाइप का फंक्शन है, क्योंकि किस टाइप का फंक्शन है अकॉर्डिंग टू दैट आपकी प्रोसेस डिसाइड होंगी कि आपको इंटीग्रेशन कैसे सॉल्व करना है। जहां पावर का एक ही फॉर्मूला डेरिवेशन में था, वहां पे यहाँ पावर के लिए ही आपको मल्टीपल मेथड्स मिलेंगे, नॉट ए फॉर्मूले, मल्टीपल मेथड्स मिलेंगे सॉल्व करने के लिए। बस एक चीज याद रखना कि जो फॉर्मूला यहाँ पे दिया गया है इंटीग्रेशन में, ये एज इट इज फॉर्मेट में अगर आपको क्वेश्चन मिलता है तो ही आप यूज कर सकते हो, वरना यूज नहीं कर सकते हो। दैट्स क्लियर। अगर यहाँ पे वेरिएबल रेस टू पावर n दिया गया है तो यहाँ पे एफ ऑफ एक्स रेस टू पावर n आपको नहीं चलेगा, यहाँ पे भी आपको वेरिएबल रेस टू पावर ही चाहिए, तो ही आप इंटीग्रेशन का ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो। एग्जैक्ट एज इट इज फॉर्मेट अगर आपको क्वेश्चन में दिखता है तो ही आप यूज कर सकते हो, वरना नहीं यूज कर सकते हो, जस्ट लाइक अ डेरिवेशन। आर यू क्लियर? आर यू क्लियर? नाउ नेक्स्ट है कि सम सॉल्व करने से पहले कुछ बेसिक फॉर्मूले या लॉज हम देख लेते हैं कि इंटीग्रेशन सॉल्व करते वक्त अगर आपको फंक्शन के मल्टीप्लिकेशन में कोई अगर कांस्टेंट आता है तो उससे फंक्शन को कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप कांस्टेंट को क्या लिख लो, आउटसाइड द इंटीग्रेशन लिख लो और एफ ऑफ एक्स डीएक्स को सॉल्व कर लो, ठीक है। अगर कोई दो फंक्शन एडिशन और सब्ट्रैक्शन में आते हैं तो भी कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, सेपरेटली इंटीग्रेशन देके आप उसको सॉल्व कर सकते हो। आर यू क्लियर? अब इंटीग्रेशन स्टार्ट करने से पहले इंटीग्रेशन का साइन भी देख लेते हैं, ठीक है, क्योंकि बहुत से बच्चे पूरा इंटीग्रेशन में साइन ही बराबर ड्रॉ नहीं करते हैं। अब लड़कों का तो पता नहीं, लड़कियां मोस्टली यहाँ पे मराठी ही हो तुम लोग, यस, तो नाग पंचमी तो सेलिब्रेट की ही होंगी, तो नाग पंचमी में जैसे नाग को ड्रॉ किया जाता है वैसे हम इंटीग्रेशन को ड्रॉ करते हैं, और जैसे नाग खतरनाक होता है वैसे इंटीग्रेशन भी सॉल्व करना खतरनाक होता है। टिल इफ यू आर नॉट गेट प्रैक्टिस वेरी वेल फॉर द इंटीग्रेशन, आप अगर बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करके नहीं जाओगे एग्जाम में तो आपको सिंपल वाले सम भी सॉल्व करने के लिए दिक्कत होंगी। आर यू क्लियर? और चैप्टर को बेसिक क्लियर करना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसके आगे आपके 3 चैप्टर नहीं पूरे 4 चैप्टर्स डिपेंड है आपके इस चैप्टर के लिए। तो भले इस चैप्टर का वेटेज कम है, ओनली 5 मार्क्स, बट आगे के जो 3 चैप्टर्स का वेटेज और थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन का वेटेज अगर मिलाओगे तो चैप्टर का वेटेज बहुत हाई हो जाएगा, क्योंकि जब तक इंग्लिश की ABCD नहीं आती, रीड करनी नहीं आता है, वैसे ही जब तक इंटीग्रेशन डेरिवेशन सॉल्व करनी नहीं आएगा तब तक वो हाई वेटेज वाले चैप्टर भी आपको सॉल्व करने के लिए नहीं आएंगे। सो ये बेस है आपका, भले इसका वेटेज कम होने दो। आर यू क्लियर? नाउ इंटीग्रेशन का साइन ऐसे होता है। अब लड़कों ने कभी ड्रॉ नहीं किया होगा तो प्लीज प्रैक्टिस कर लेना। हमें बेसिकली एक नाक को ड्रॉ करना है जो कि यहाँ से भी कर्व होता है और यहाँ से भी कर्व होता है, ठीक है। प्लीज AC लाइन या AC लाइन या फिर ये AC लाइन भी ड्रॉ मत करना, ये इंटीग्रेशन का साइन नहीं होता है। मैथमेटिक्स में ये भी एक साइन होता है, ठीक है, तो प्लीज प्रॉपरली इंटीग्रेशन के साइन को ड्रॉ करो। आर यू क्लियर? आर यू क्लियर? नेक्स्ट कि इंटीग्रेशन के लिए जब भी कोई फंक्शन लिखा जाता है, फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम डेरिवेटिंग इफ आई एम इंटीग्रेटिंग एफ ऑफ एक्स, अब घर जाके ना गूगल इट करो या फिर डिक्शनरी होंगी नवनीत की या कोई ऑक्सफर्ड की, तो निकाल के देखना इंटीग्रेशन का बेसिकली मतलब क्या होता है हिंदी में या मराठी में, जो लैंग्वेज आपकी मदर टंग होती है, ठीक है। डेरिवेशन का अगर डिक्शनरी मीनिंग देखोगे तो उसका ब्रेकिंग होता है। डिक्शनरी मीनिंग की मतलब क्या होता है, डेरिवेशन, डेरिवेट करना मतलब क्या होता है, तोड़ना होता है। और इंटीग्रेट करने अगर आपने कभी यूज की है, आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी है, तो इंटीग्रेशन का मतलब होता है जोड़ना, वॉट एवर इट मे बी, कुछ भी रहने दो, इंटीग्रेट द पार्ट्स मतलब पार्ट्स को जोड़ना होता है। अब यहाँ पे हम फंक्शन की बात कर रहे हैं, बस इतना ही है, ठीक है। अब अगर आपके पास 2 बिल्डिंग्स है, ओके, 2 खिलौने थे आपके पास, जो कि एक समथिंग लाइक दिस कुछ था और एक घर था, ठीक है।
अगर आपने घर को तोड़ा है तो आप अगर इसको तोड़ोगे तो क्या आप इस खिलौने के तोड़े हुए पार्ट्स यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो क्या? नहीं। या फिर एग्जाम्पल कि आपके पास कोई दो खिलौने हैं, एक रेड कलर का है और एक ब्लू कलर का है, तो अगर आपने ब्लू कलर के खिलौने को तोड़ा है तो आपको उसके ही पार्ट्स उसको ज्वाइन करने पड़ेंगे, तो ही आपको एग्जैक्टली वो टॉय देखने के लिए मिलेगा। यस और नो? यस, रेड को रेड के ही पार्ट्स आपको ज्वाइन करने पड़ेंगे। वैसे ही इंटीग्रेशन करते वक्त अगर मैं एफ ऑफ एक्स फंक्शन को इंटीग्रेट कर रही हूँ तो मुझे इसका ही पार्ट साइड में चाहिए, दैट इज अ डी एक्स। आर यू क्लियर? अगर मैं यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स और डी टी लिखती हूँ तो इसको सॉल्व करना पॉसिबल ही नहीं होता है, कॉज ये पूरा फंक्शन आपका किस में रहेगा? एक्स के फॉर्म में। और अगर आप उसको ज्वाइन करने की कोशिश कर रहे हो डी टी के हेल्प से, जो कि किसका पार्ट है? कोई टी फंक्शन का पार्ट है, एफ ऑफ टी फंक्शन का पार्ट है, तो ये इंटीग्रेशन सॉल्व करना हमारे लिए कभी पॉसिबल होता ही नहीं है। आर यू क्लियर? आर यू क्लियर? अगर पूरा फंक्शन आपको x के फॉर्म में दिख रहा है तो आपको साइड में भी क्या चाहिए? dx ही चाहिए। अगर मैं यहाँ पे dt लिखती हूँ तो ये इंटीग्रेशन में सॉल्व नहीं कर सकती हूँ। आर यू क्लियर? आर यू क्लियर अबाउट दिस फैक्ट? पक्का? चलो, क्लियर नहीं है तो समझ लो x के बाजू में dx ही चाहिए। अगर पूरा फंक्शन आपका f ऑफ t के फॉर्म में है तो यहाँ पे dt ही चाहिए, dx नहीं चलेगा। आर यू क्लियर? सो तो ही आप इंटीग्रेशन को सॉल्व कर सकते हो, वरना नहीं कर सकते हो। नेक्स्ट थिंग कि इसको रीड कैसे किया जाता है, दिस इज रीड एज अ इंटीग्रेशन ऑफ x रेज टू पावर n dx लाइक दिस। यस, बस इस साइन को आपको क्या रीड करना है? इंटीग्रेशन ऑफ जो भी फंक्शन होता है वो हमें रीड करना है। आर यू क्लियर? अब जैसे मैंने कहा कि ये एग्जैक्टली अपोजिट प्रोसेस है, तो अगर डेरिवेशन ऑफ f ऑफ x आपका सॉल्व करके g ऑफ x आता है तो g ऑफ x को इंटीग्रेट अगर आप करोगे तो आपको क्या मिलना चाहिए? f ऑफ x, क्योंकि ये क्या होती है? एग्जैक्टली अपोजिट प्रोसेस। आर यू क्लियर? आर यू क्लियर? अब मुझे ये बताओ कि डेरिवेशन ऑफ फाई क्या होता है? डेरिवेशन ऑफ फाई 0। ओके, डेरिवेशन ऑफ x, डेरिवेशन ऑफ x 1। नाउ सी, यहाँ पे कुछ नहीं है इसका मतलब क्या है? 1 है। यस, यहाँ पे कुछ नहीं है इसका मतलब क्या है? 1। सो दिस इज द इंटीग्रेशन ऑफ dx इज इक्वल टू x। तो x का अगर सॉरी यहाँ से देखो, अगर मैंने x का डेरिवेशन किया तो मुझे क्या मिला है? 1। तो एग्जैक्टली अगर ये उल्टी प्रोसेस है तो 1 का अगर मैं इंटीग्रेशन लेती हूँ तो मुझे क्या मिलना चाहिए? x। दैट्स वाई फॉर्मूला क्या है यहाँ पे? इंटीग्रेशन ऑफ dx इज इक्वल टू x प्लस सी। अब हर बार इंटीग्रेशन सॉल्व करते वक्त आपको ये प्लस सी कंपल्सरी लिखना है, इसको कहा जाता है इंटीग्रेशन कांस्टेंट। अब ये क्यों लिखना है, जस्ट वेट करो, दिखाऊंगी मैं आपको। ओके, जस्ट वेट फॉर दिस सम। ये सब सम जब हम सॉल्व करेंगे तब आपको क्लियर होगा कि प्लस सी हमेशा हमें क्यों लिखना है, ठीक है? तो दैट्स वाई द इंटीग्रेशन ऑफ dx क्या आएगा आपका? x प्लस सी, क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं है इसका मतलब क्या है? 1 है, क्योंकि x को डेरिवेट किया तो क्या मिल रहा है? 1। तो 1 को इंटीग्रेट किया तो क्या मिलना चाहिए हमें? x मिलना चाहिए। आर यू क्लियर? अब यहाँ पे थोड़ा सा हमें केयरफुल रहना पड़ेगा कि dx अगर है तो सॉल्व करके क्या आ जाएगा? x प्लस सी, बट इंटीग्रेशन ऑफ dt अगर आया तो x नहीं आएगा यहाँ पे क्या आएगा? किसका पार्ट है ये? t का, तो t प्लस सी। आर यू क्लियर? आर यू क्लियर? चलो, सो दिस इज योर फर्स्ट बेसिक फॉर्मूला ऑफ द इंटीग्रेशन। ओके, तो सॉल्व करके देखते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ फाई dx, फाई इज अ कांस्टेंट और कांस्टेंट को हम क्या ले सकते हैं? आउटसाइड द इंटीग्रेशन, सो टेक इट आउटसाइड। अगर आउटसाइड लिया तो क्या बनता है? dx, इंटीग्रेशन ऑफ dx, और इंटीग्रेशन ऑफ dx क्या होता है आपका? x। सो दिस इज x प्लस c। आर यू क्लियर? आर यू क्लियर? चलो, ये क्या है आपका? फाई इज अगेन कांस्टेंट, आउटसाइड लिया तो क्या बचेगा? इंटीग्रेशन ऑफ dt, तो आंसर क्या आएगा?
फाइव टी प्लस सी, सॉरी यहाँ पे फाइव भी रहेगा। आर यू क्लियर? नेक्स्ट डी वाई, तो इंटीग्रेशन क्या आएगा? y प्लस सी। लास्ट वन, इंटीग्रेशन ऑफ x dy, बेसिकली द फंक्शन इज इन द फॉर्म ऑफ x और साइड में क्या है? dy, तो ये इंटीग्रेशन सॉल्व करना पॉसिबल ही नहीं है, नॉट पॉसिबल टू सॉल्व। आर यू क्लियर? आर यू क्लियर? अगर यहाँ पे x है तो यहाँ पे भी अगर मुझे इंटीग्रेट करना है तो क्या चाहिए? dx ही चाहिए, तो ही मैं इंटीग्रेट कर सकती हूँ, वरना नहीं कर सकती हूँ। आर यू क्लियर? तो पहले ये 5 फॉर्मूलेज लिखो, फिर हम आगे का देखते हैं। सॉरी, नॉट फॉर्मूले, सम। सी, इंटीग्रेशन थोड़ा डेरिवेशन से भी ज़्यादा टाइम लेगा आपको, थोड़ा सा हैबिट होने के लिए, बट आपको थोड़ा सा खुद को टाइम देना पड़ेगा कि बस एक दो सम सॉल्व करे कि नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है, ऐसे नहीं करना, आएगा ये सोच के सॉल्व करना है, वरना आपका कॉन्फिडेंस वहाँ पे लूज हो जाएगा। और इंटीग्रेशन इतना इजी चैप्टर नहीं है जो आपको एक दो सम में आने लग जाएगा, तो थोड़ा खुद को टाइम देना पड़ेगा। कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चा भी क्यों ना हो, उसको भी टाइम लेना ही पड़ेगा ये चैप्टर समझने के लिए खुद को। ये कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ है कि आपको अगर बेसिक नहीं आया तो इंटीग्रेशन आएगा ही नहीं, बस इतना है कि पेशेंस रखना पड़ेगा आने के लिए थोड़ा सा। Only these 4 sum. प्रैक्टिकली इंटीग्रेशन के एप्लीकेशंस डेरिवेशन के भी कंपेयर में ज़्यादा है, बट वो एप्लीकेशन आपके लेवल पे इतने ज़्यादा नहीं है, दैट इज़ द फैक्ट। ओके, फिर भी चैप्टर है तो पढ़ना है हमें, ठीक है। ओके, कंप्लीटेड। आपके बुक में जैसे दिया है, अगर वैसे स्टार्ट करें तो इंटीग्रेशन डेफिनेटली आपको डिफ़िकल्टी लगेगा। हम छोटे छोटे सम सॉल्व करके फिर एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, ताकि आपको जब एक्सरसाइज सॉल्व करो तो आपको वो चैप्टर डिफ़िकल्ट ना लगे। ओके, कंप्लीटेड। नाउ नेक्स्ट फॉर्मूला आता है कि इंटीग्रेशन ऑफ x रेज टू पावर n dx इज इक्वल टू x रेज टू पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1 प्लस c। वैसे ही ये वाला भी एक फॉर्मूला है जो कि पावर के लिए ही है। बस फॉर्मूला देखने से पहले समझ लो कि ये दो फॉर्मूले में तभी यूज कर सकती हूँ जब मुझे वेरिएबल रेज टू पावर समथिंग मिलेगा या फिर लीनियर फंक्शन रेज टू पावर समथिंग मिलेगा। अगर यहाँ पे कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन रेज टू पावर समथिंग आएगा या फिर कोई क्यूबिक इक्वेशन रेज टू पावर समथिंग आएगा तो मैं ये फॉर्मूले यूज नहीं कर सकती हूँ। और फॉर एग्जाम्पल कि कोई एक्सपोनेंशियल या लॉग फंक्शन अगर आपको कुछ आता है और रेज टू पावर समथिंग दिया गया है तो आप ये फॉर्मूले यूज नहीं कर सकते हो। दिस फॉर्मूला इज ओनली गिवन फॉर वेरिएबल रेज टू पावर समथिंग कांस्टेंट और लीनियर फंक्शन रेज टू पावर समथिंग कांस्टेंट। आर यू क्लियर? नाउ फॉर्मूला जस्ट सिमिलर की डेरिवेशन में हम क्या करते हैं, डेरिवेशन ऑफ x रेज टू पावर 2 क्या होता है, पावर को x से कम करना और वही पावर साइड में लिखना, टेक इट 5 ओके। तो 5x रेज टू पावर 4, तो ये पावर क्या लिखा हमने, साइड में लिखा और पावर को क्या किया, x से कम किया। सिमिलरली हमें यहाँ पे क्या करना है, पावर को x से बढ़ाना है और बढ़ा हुआ पावर क्या करना है, डिवीजन में लिखना है। अब ये एग्जैक्टली अपोजिट प्रोसेस होती है क्या, वेरीफाई करके देखते हैं, ठीक है। अब ये क्या है, अब अगर इसको डेरिवेट करके ये आया है तो इसको इंटीग्रेट करके ये मिलना चाहिए, क्योंकि हमें क्या कहा गया है, डेरिवेशन एंड इंटीग्रेशन आर एग्जैक्टली अपोजिट प्रोसेस। जैसे क्या होता है एडिशन और सब्ट्रैक्शन, कि अगर 5 में +7 किया जाए तो व्हाट इज द आंसर, 12। तो 12 में से अगर मैं सब्ट्रैक्ट करती हूँ 7 तो मुझे क्या मिलना चाहिए, 5। दैट्स व्हाई वी कॉल्ड एज अ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन आर एग्जैक्टली
अपोजिट प्रोसेस। तो सिमिलरली अगर इसको डेरिवेट करके मुझे ये मिल रहा है तो इसको इंटीग्रेट करके मुझे क्या मिलना चाहिए, ये वाला पार्ट। यस और नो? यस। तो करके देखते हैं कि मिलता है क्या। लेट इट इंटीग्रेट 5x⁴ और किसके रिस्पेक्टिव इंटीग्रेट करना पड़ेगा, dx, क्योंकि पूरा फंक्शन किसके फॉर्म में है, x के फॉर्म में। 5 इज अ कांस्टेंट, तो इसको हम आउटसाइड ले सकते हैं। तो इंटीग्रेशन करने के लिए क्या बचेगा, x⁴ dx। यस और नो? यस। रूल क्या बोलता है, वेरिएबल रेज टू पावर कांस्टेंट। क्या इसके लिए फॉर्मूला है हमारे पास? हाँ है। क्या कहता है फॉर्मूला, पावर एक से बड़ा हो और वो बड़ा हुआ पावर क्या करो, डिनोमिनेटर में भी लिख दो। तो पावर को एक से बढ़ाए 5 एज इट इज, एक से बढ़ाया 4 + 1 और वो बढ़ा हुआ पावर क्या करना है डिनोमिनेटर में और प्लस c। तो ये क्या होगा आपका 5x⁵ डिवाइडेड बाय 5, 5 गेट कैंसल। क्या ये x⁵ मिला हमें? हाँ मिला। अब प्लस c को थोड़ा सा साइड में रखो, थोड़े टाइम बाद आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि वो क्यों लिखते हैं हम, ठीक है। तो क्या हमें x⁵ मिला या नहीं मिला? दैट्स वाई डेरिवेशन एंड इंटीग्रेशन आर एग्जैक्टली अपोजिट प्रोसेस। आर यू क्लियर? अब ये इसीलिए एक्सप्लेन कर रही हूँ कि बहुत बार क्या होता है कि एमसीक्यू अगर डिफिकल्ट हो तो हमें क्या करना है, ऑप्शन का डेरिवेशन करके देख लो कि क्या मिलता है, क्वेश्चन हमें मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, क्योंकि इंटीग्रेशन इज एग्जैक्टली अपोजिट प्रोसेस ऑफ डेरिवेशन, इसीलिए, ठीक है। तो अब ये दो फॉर्मूले के ऊपर जो सम्स है वो हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। वापस सम के पास जाने से पहले हम ये फॉर्मूले तभी यूज कर सकते हैं जब हमें वेरिएबल रेज टू पावर समथिंग या लीनियर फंक्शन रेज टू पावर समथिंग मिलता है। तो हर लीनियर फंक्शन और वेरिएबल का अगर आप कंपेयर करोगे, बस इतना ही है कि वेरिएबल रेज टू पावर समथिंग अगर आ रहा है तो x का जो कोएफिशिएंट है वो आपको डिनोमिनेटर में लिखना पड़ता है। आर यू क्लियर? आर यू क्लियर? और हर जगह पे यही टेक्निक यहाँ पे यूज की गई है। जब हम आगे आगे देखेंगे तो आपको समझ में भी आएगा। सो फर्स्ट क्या है आपका x⁵ dx। क्या ये वेरिएबल रेज टू पावर कांस्टेंट है? हाँ है। तो क्या हम सॉल्व कर सकते हैं? कर सकते हैं। तो क्या करना है, पावर को एक से बढ़ाना है। तो 5 + 1 6 और वही क्या करना है डिनोमिनेटर में और प्लस c हर जगह पे लिखना है। आर यू क्लियर? नाउ वेरिएबल रेज टू पावर कांस्टेंट है? हाँ है। प्रथम इधर ध्यान दो। तो पावर को क्या करना है, एक से बढ़ाना है और वो ही बढ़ा हुआ पावर क्या करना है डिनोमिनेटर में लिखना है और प्लस c। क्या ये वेरिएबल रेज टू पावर है? हाँ है, क्योंकि कांस्टेंट को क्या कर सकती हूँ मैं, आउटसाइड लिख सकती हूँ, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 6 एज इट इज, पावर को एक से बढ़ा है तो क्या आएगा 3 और वही बढ़ा हुआ पावर डिनोमिनेटर में लिखना है प्लस c। सिंप्लीफाई करके लिख सकते हो आप बाद में, फिलहाल हमें इंटीग्रेशन कैसे सॉल्व करना है उतना देखना है। आर यू क्लियर? नाउ 5/7 इज अ कांस्टेंट। यस। तो इसको मैं आउटसाइड लिख सकती हूँ। ये क्या है, वेरिएबल रेज टू पावर फंक्शन। तो क्या होगा, एक से बढ़ाओ और बढ़ाया हुआ नीचे लिखो और प्लस c। आर यू क्लियर? चलो, क्या ये कांस्टेंट है? हाँ है। तो मैं इसको आउटसाइड लिख सकती हूँ, पावर को एक से बढ़ाओ और वही बढ़ा हुआ पावर डिनोमिनेटर में लिखो और प्लस c। क्या इसमें कुछ डाउट है? चलो, क्या मैं इसको सॉल्व कर सकती हूँ? हाँ, वेरिएबल रेज टू पावर तो नहीं है बट लीनियर फंक्शन रेज टू पावर कांस्टेंट है, तो मैं सॉल्व कर सकती हूँ। अब प्रोसेस तो सेम ही है कि पावर को क्या करो, एक से बढ़ाओ, दैट इज 6 + 1 7 डिवाइडेड बाय 7। बस यहाँ पे नया इतना है कि x का जो कोएफिशिएंट है वो डिनोमिनेटर में मल्टीप्लिकेशन में लिखना है। आर यू क्लियर? और प्लस c एज यूजुअल। नेक्स्ट है x + a, इज इट लीनियर फंक्शन? यस। तो क्या होगा, x + a रेज टू पावर n + 1 बाय n + 1। x का कोएफिशिएंट क्या है यहाँ पे 1, तो लिखने की जरूरत है नहीं, प्लस c। नाउ इज इट लीनियर फंक्शन? 3x - 2। यस। तो क्या होगा, 3x - 2 पावर को एक से बढ़ाया 3 × 3 क्या होगा, x का कोएफिशिएंट कितना है वो 3 प्लस c। क्या हम इसको सॉल्व कर सकते हैं? ना फुल्ली अगर देखें तो ये आपका लीनियर फंक्शन नहीं है। यस, बट ये सब जो आपके टर्म्स दिख रहे हैं, अलजेब्रिक टर्म्स, ये सारे किसमें है, एडिशन और
सब्ट्रैक्शन में। तो अगर एडिशन और सब्ट्रैक्शन में है तो मैं क्या कर सकती हूँ, सेपरेट इंटीग्रेशन दे सकती हूँ, यस और नो, यस। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ 3 dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 2x dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ x रेज टू पावर 4 dx। अब मैं सॉल्व कर सकती हूँ क्या, हाँ कर सकती हूँ। हाउ, कांस्टेंट का इंटीग्रेशन क्या होता है, x dx, यस, तो x प्लस c, तो ये कांस्टेंट है तो क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ dx, तो 3x माइनस 2 इज अ कांस्टेंट, x का पावर 1 से बड़ा हो तो क्या होगा, स्क्वायर, वही पावर नीचे भी लिख दो तो डिवाइडेड बाय 2 माइनस एज इट इज पावर 1 से बड़ा हो वही पावर नीचे लिख दो और प्लस सी एक बार ही लिखना है, पूरा इंटीग्रेशन सॉल्व होके प्लस सी एक बार ही। आर यू क्लियर, अब सिंप्लीफाई करके आप लिख सकते हो, फिलहाल हमें सिर्फ इंटीग्रेशन देखना है सॉल्व करने आता है या नहीं आता है, ठीक है। नाउ कैन वी सॉल्व दिस वन, क्या हम ये वाला सॉल्व कर सकते हैं, हाँ डायरेक्टली तो नहीं कर सकते बट हमें समझ में आ रहा है कि सारे टर्म्स क्या है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन में, तो हम क्या करेंगे, सेपरेटली इंटीग्रेशन देंगे और सॉल्व करेंगे, ठीक है। ये आपको खुद को सॉल्व करना है, बाद में करूंगी बट फिलहाल के लिए आपको करना है ये सॉल्व करके, ठीक है। नाउ कैन वी सॉल्व दिस वन, यस, क्यों, क्योंकि ये लीनियर फंक्शन रेज टू पावर क्या है, कांस्टेंट, सो क्या करेंगे 7x माइनस 2 रेज टू पावर 3 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 7 प्लस सी, क्या हम ये सॉल्व कर सकते हैं, हाउ, बेटा ये लीनियर फंक्शन नहीं है, ये लीनियर फंक्शन नहीं है, ये क्वाड्रेटिक फंक्शन है। फॉर्मूला किसके लिए दिया गया है, लीनियर फंक्शन के लिए। क्या हम यहाँ पे डायरेक्टली फॉर्मूला यूज कर सकते हैं क्या, नहीं, फॉर्मूला क्या कहता है, ax प्लस बी, अगर किसके लिए भी यूज करने लायक फॉर्मूला होता तो आपको डायरेक्टली फॉर्मूला ऐसे ही दे देते, एफ ऑफ एक्स रेज टू पावर n। ऐसे नहीं देने का रीजन क्या है, क्योंकि ये हर एक फंक्शन के लिए यूज नहीं होता है, यस, नहीं तो डेरिवेशन में तो डायरेक्टली दिया था ना, यहाँ पे क्यों नहीं दिया है, क्योंकि यूज नहीं किया जा सकता है इसीलिए नहीं दिया है। आर यू क्लियर, तो जब भी फॉर्मूला यूज कर रहे हो पहले जज करो कि ये लीनियर फंक्शन और वेरिएबल है या नहीं है, तो क्या ये लीनियर फंक्शन है, नहीं, क्या ये ax प्लस बी के फॉर्म का फंक्शन है, नहीं, तो कैन वी यूज द फॉर्मूला डायरेक्टली, नो वी कांट यूज द फॉर्मूला डायरेक्टली, बट एक वे है, क्योंकि हमें पता है कि आइडेंटिटी का एक्सपांशन कैसे होता है, a प्लस बी ब्रैकेट के स्क्वायर का एक्सपांशन कैसे होता है, तो वो एक्सपांशन करना है फिर सेपरेटली इंटीग्रेशन देके सॉल्व करना है। अब यहाँ पे भी क्या हुई, आपको स्क्वायर की टर्म्स मिली थी बट यहाँ पे प्रॉब्लम क्या नहीं थी कि ब्रैकेट रेस टू समथिंग नहीं था कुछ भी, तो सेपरेटली इंटीग्रेशन दे सकते हैं। यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हो रही है, रेस टू पावर समथिंग दिया गया है, तो हमें पहले इस पावर को सॉल्व करने आता है तो करो, वरना हम ये अभी के लिए सॉल्व नहीं कर सकते, सॉल्व कर सकते फिलहाल अभी के लिए हम नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल अगर और एक सम होता आपका 4x स्क्वायर प्लस, या फिर ओनली x स्क्वायर भी लेते हैं हम, x स्क्वायर प्लस 3 रेज टू पावर 5 dx, तो क्या हम ये सॉल्व कर सकते हैं, नहीं, क्या ये लीनियर फंक्शन है, नहीं, सो वी कांट यूज एनी फॉर्मूला। अब यहाँ पे हमारे पास आइडेंटिटी भी नहीं है जो हम यूज करके इसका एक्सपांशन करें, तो फिलहाल के लिए आप ये वाला सॉल्व कर ही नहीं सकते हो। आर यू क्लियर, आर यू क्लियर, सॉल्व किया जाता है बट फिलहाल के लिए नहीं कर सकते हम, ठीक है। तो पहले आप ये वाले लिखो, इतने सॉल्व करो बिना देखे, फिर ये वाले लिखे, ये सॉल्व करो, ठीक है। एक मिनट लो पहले, बस ये देख लो आराम से। इज एनी डाउट, इज एनी डाउट, नहीं है ना, तो चलो सॉल्व करो। फर्स्ट क्वेश्चन लिखो और सॉल्व करो।
अगर सॉल्व करने नहीं आ रहा है तो छोड़ दो, एज इट इज वेट करो। हम वापस और एक बार सारे सम सॉल्व करने वाले, क्योंकि बेस जितना आपका पक्का रहेगा उतना आगे चैप्टर आपको इजी लगेगा। जो मेक अटेम्प्ट देने वाले हैं फाउंडेशन वाले, आपका इंटीग्रेशन डेरिवेशन चैप्टर वापस नहीं लिया जाएगा, क्योंकि इसमें सारे फाउंडेशन के बुक के भी सम इंक्लूड है। ठीक है, चलो और एक बार थोड़े से क्या बोलते हैं उसको, फास्ट फॉरवर्ड मोड में सारे सम सॉल्व करते हैं। यस, नाउ x रेज टू पावर 5, तो पावर को क्या करना है, x से बढ़ाना है, वही बढ़ा हुआ पावर डिनोमिनेटर में लिखना है और प्लस c। सिमिलरली पावर को x से बढ़ाना है और बढ़े हुए पावर को नीचे लिखना है और प्लस c। नाउ 6 इज अ कांस्टेंट एज इट इज, पावर को x से बढ़ाना है, वही बढ़ा हुआ पावर नीचे लिखना है प्लस c। सिमिलरली 5/7 इज अ कांस्टेंट, राइट डाउन एज इट इज, पावर को x से बढ़ाना है और वही बढ़ा हुआ पावर नीचे लिखना है प्लस c। नाउ अगेन वेरिएबल रेज टू पावर समथिंग है तो वी कैन सॉल्व, पावर को साइड में लिखना है और पावर को x से बढ़ाना है, वही बढ़ा हुआ पावर नीचे लिखना है प्लस c। नाउ दिस इज अ लीनियर फंक्शन रेज टू पावर समथिंग, सो आई कैन यूज दिस फॉर्मूला। सो क्या करना है, अगेन पावर को x से बढ़ाना है, बढ़ा हुआ पावर नीचे लिखना है और एक एडिशन क्या ऐड होता है, x का कोएफिशिएंट मल्टीप्लिकेशन में लिखना है डिनोमिनेटर में। ठीक है, प्लस c। सिमिलरली अगेन दिस इज द लीनियर फंक्शन, हर बार चेक करो कि वेरिएबल और लीनियर फंक्शन है क्या, क्योंकि वो है तो ही हम सॉल्व कर सकते हैं, वरना फिलहाल के लिए तो नहीं सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अगर वो नहीं है तो सॉल्व करने की मेथड भी बहुत अलग होती है इंटीग्रेशन के। सो x प्लस ए रेज टू पावर n+1, बढ़ा हुआ पावर नीचे, मल्टीप्लीकेशन में x का कोएफिशिएंट जो कि 1 है, इसीलिए लिखने की जरूरत नहीं है। अगेन लीनियर फंक्शन, सो पावर को x से बढ़ाओ, वही बढ़ा हुआ पावर नीचे और x का कोएफिशिएंट प्लस c। ठीक है, नेक्स्ट अब क्या है कि सारे टर्म्स क्या है आपके एडिशन और सब्ट्रैक्शन में, और रेज टू पावर समथिंग कुछ नहीं है, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, सेपरेटली इंटीग्रेशन दे सकते हैं। अगर सेपरेटली इंटीग्रेशन दिया तो ये क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ 3dx, तो 3 कांस्टेंट है आउटसाइड और इंटीग्रेशन ऑफ dx क्या होता है, x, तो 3x माइनस एज इट इज 2 इज अ कांस्टेंट एज इट इज, और x का इंटीग्रेशन क्या होगा, पावर x से बढ़ाओ, दैट इज रेज टू पावर 2 डिवाइडेड बाय 2, माइनस एज इट इज x रेज टू पावर 4 का इंटीग्रेशन, पावर को x से बढ़ाओ, वही बढ़ा हुआ पावर नीचे लिखो और एक बार ही क्या लिख दो, प्लस c। c is called as the integration constant, and why we are writing, just wait, I will explain you। ठीक है, अगेन ब्रैकेट रेज टू पावर समथिंग होता तो कुछ प्रॉब्लम होता हमें, क्योंकि वो हम सॉल्व नहीं कर पाते, ब्रैकेट में लीनियर फंक्शन ही चाहिए तो ही हम सॉल्व कर सकते हैं। बट फिलहाल इसमें हम क्या कर सकते हैं, सेपरेटली इंटीग्रेशन देके सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि एडिशन सब्ट्रैक्शन प्रॉब्लम नहीं देता है, आप सेपरेटली इंटीग्रेशन देके उसको सॉल्व कर सकते हो। सो 4 इज अ कांस्टेंट एज इट इज लिखा, एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन क्या होगा, पावर को 1 से बढ़ाओ, वही पावर नीचे लिखो, फिर क्या है प्लस एज इट इज 3 इज अ कांस्टेंट, पावर को 1 से बढ़ाओ, वही पावर नीचे लिखो, फिर क्या है माइनस 2 एज इट इज, पावर को 1 से बढ़ाओ, वही पावर क्या लिखो नीचे, प्लस 5 और कांस्टेंट का इंटीग्रेशन क्या होता है x, 5x और प्लस c एक बारी। Are you clear? Now next, is it linear function? Yes, so I can solve this one. So what is the answer? पावर को 1 से बढ़ाओ, वही पावर नीचे लिखो और x का कोएफिशिएंट मल्टीप्लिकेशन में प्लस c। नेक्स्ट, क्या ये लीनियर फंक्शन है? आंसर इज नो। सो क्या हम डायरेक्टली फॉर्मूला यूज कर सकते हैं? नो। अब ब्रैकेट रेज टू पावर आप सॉल्व कर सकते हो या नहीं कर सकते हो वो भी एक बार चेक कर लो। अब रेज टू पावर 2 या 3 अगर आता है तो आप सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि वो क्या है आपके
you can solve using a identities formula, a plus b raised to power square और a minus b raised to power square और a plus b raised to power cube और a minus b raised to power cube. इसके फॉर्मूलेज आपको पता है, जो कि हम क्या बोलते हैं, आइडेंटिटीज के फॉर्मूले. तो वो अगर आता है तो आप इसको सॉल्व कर सकते हो. तो हाउ, दिस इज द a, दिस इज द b. तो a माइनस b का ब्रैकेट का स्क्वायर क्या होता है, एक्सपांशन, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर. a क्या है आपका 3x स्क्वायर, तो 3x स्क्वायर रेज टू पावर 2 क्या होगा, 3 का पावर क्या होगा 9. तो 9 इंटीग्रेशन को एज इट इज लिखना है. x स्क्वायर का स्क्वायर तो क्या होगा x रेज टू पावर 4. आर यू क्लियर. माइनस 2ab, तो माइनस ये वो तो लिख लेते हैं माइनस 2. a क्या है आपका 3x स्क्वायर, b क्या है आपका 5. तो 5 3 जा 15, 15 2 जा 13. तो क्या आएगा आपका 30x स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, b क्या है 5. तो 5 का स्क्वायर क्या होगा 25dx. आर यू क्लियर. ये कैसे किया मैंने, एवरीवन इज क्लियर. नाउ नेक्स्ट, आप क्या कर सकते हो, रेज टू पावर कुछ भी नहीं है ब्रैकेट के, तो आप सेपरेटली इंटीग्रेशन दे सकते हो का, हाँ दे सकते हैं. तो 9 इज अ कांस्टेंट आउटसाइड, x रेज टू पावर 4 का पावर को 1 से बढ़ाओ, वही पावर नीचे लिख दो. माइनस 30 कांस्टेंट एज इट इज, पावर को 1 से बढ़ाओ, वही पावर क्या करो नीचे लिख दो. प्लस 25 इज अ कांस्टेंट एज इट इज, और इंटीग्रेशन ऑफ dx क्या होता है x, और प्लस c एक बार है. आर यू क्लियर. अब नेक्स्ट वाला क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 3 रेज टू पावर 5 dx. अब क्या ये लीनियर फंक्शन है, नहीं, ये कौन सा फंक्शन है आपका, क्वाड्रेटिक फंक्शन है. रेज टू पावर जो है क्या वो आप सॉल्व कर सकते हो कोई फॉर्मूले से, नहीं कर सकते. तो ये वाला फिलहाल के लिए आप सॉल्व नहीं कर सकते हो. ये वाले सम सॉल्व किए जाते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से, जो कि नेक्स्ट पार्ट ऑफ है आपके फॉर्मूले के बाद का नेक्स्ट मेथड होता है. इंटीग्रेशन जो इस फॉर्मूले से सॉल्व नहीं किए जा सकते हैं उसको हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे लिख दो, फिलहाल के लिए नहीं सॉल्व कर सकते हो, नहीं आता. ठीक है, चलो, जिनके आए सम बहुत अच्छी बात है, जिनके नहीं आए आंसर एक बार क्रॉस चेक कर लो. ठीक है, नाउ क्रॉस चेक करते करते ये भी देखो कि प्लस सी हम क्यों लिखते हैं. अब डेरिवेशन जब हम फंक्शन का लेते हैं तो डेरिवेशन ऑफ 5x स्क्वायर प्लस 7 का डेरिवेशन क्या होता है, 5 इज अ कांस्टेंट, 5 टू इज अ 10x, यस, और प्लस 7 इज अ कांस्टेंट, तो 7 का डेरिवेशन क्या होता है 0. तो प्लस 0 हम क्या करते हैं, लिखते ही नहीं है. वैसे ही डेरिवेशन ऑफ 5x स्क्वायर भी क्या बनेगा आपका 10x ही. तो अगर फंक्शन 5x स्क्वायर प्लस 7 हो या फंक्शन 5x स्क्वायर रहो, दोनों का भी डेरिवेशन क्या आता है 10x. बट इंटीग्रेशन और डेरिवेशन क्या है, एग्जैक्टली अपोजिट प्रोसेस. तो अगर मैं ये फंक्शन का डेरिवेशन ले रही हूँ तो इसको इंटीग्रेट करके मुझे ये मिलना चाहिए, यस और नो. बट क्या होता है, इंटीग्रेट करके आपको क्या मिलता है 5x स्क्वायर. आर यू क्लियर, आर यू क्लियर विद दिस फैक्ट, हाँ या नहीं, हाँ. तो ये तो फंक्शन इसका है, यस और नो, यस. तो ये जो प्लस 7 है ना, ये जो हम डेरिवेशन में कांस्टेंट का डेरिवेशन 0 लिखते हैं, इस चीज को एडजस्ट करने के लिए हमेशा प्लस सी लिखा जाता है, जिसको हम इंटीग्रेशन कांस्टेंट बोलते हैं. तो इसकी वैल्यू 0 आएंगी अगर फंक्शन आपका ये है, इसकी वैल्यू 7 आएंगी अगर आपका फंक्शन ये है. तो आगे जाके हम जब डेफिनेट इंटीग्रेशन सॉल्व करेंगे तब हमें इनके वैल्यूज मिलना शुरू होते हैं कि ये 0 है या 7 है. तो इस चीज को एडजस्ट करने के लिए हमेशा प्लस सी लिखा जाता है. आर यू क्लियर, जिसको हम इंटीग्रेशन कांस्टेंट बोलते हैं. अगर इस वाले फंक्शन का इंटीग्रेशन हो रहा है तो c की वैल्यू क्या होती है 0, और अगर इस वाले फंक्शन के डेरिवेशन का इंटीग्रेशन हो रहा है तो वैल्यू क्या मिलेंगी c की 7. यस, तो वो फैक्ट हम आगे के चैप्टर में देखेंगे. बट फिलहाल के लिए बस इतना मैंने आपको एक्सप्लेन किया है कि प्लस सी हमेशा क्यों लिखा जाता है. आर यू क्लियर, आर यू क्लियर. चलो, कुछ डाउट है तो पूछो, नहीं तो आगे का फॉर्मूला हम स्टार्ट करेंगे. एक ही फॉर्मूले में
हो गई क्या हाँ ठीक है। सुबह कितने बजे आ रहे हो रोज? फिर क्या है चुचू चुचू चू करने के लिए? क्यों? हम्म कल क्या डेट है? 13। हाँ, अब कल से रोज मैथ का लेक्चर 2 घंटे रहेगा, ठीक है? तैयारी के साथ बैठना 12 बजे। इसीलिए आपको मैथ का लेक्चर आज के बाद, अब जब तक सिलेबस खत्म होता है तब तक एंड में ही रहेगा, ठीक है? तो सुसु पानी खाना पीना सब कर कुरा के बैठना, क्योंकि मैं बीच में कहीं छोड़ने वाली नहीं, ठीक है? हाँ, चाहिए तो 1 घंटे बाद में हम 10 मिनट का ब्रेक ले लेंगे, बट 2 घंटे क्लास होगा। यस, क्योंकि क्या है कि इंटीग्रेशन के एक्सरसाइजेस तो अभी स्टार्ट ही नहीं किए, बट रोज का एक फॉर्मूला अगर ऐसे प्रैक्टिस करवाऊंगी तो सिलेबस आपको फिर बहुत लेंदी लगेगा। हालांकि बुक में जैसे दिया है वैसे अगर डायरेक्टली इंटीग्रेशन स्टार्ट किया जाए तो कुछ भी पल्ले नहीं पड़ता है, क्योंकि उसमें बहुत डिफिकल्ट वाले सम ही डायरेक्टली स्टार्ट कर दिए गए हैं। तो इसीलिए आपकी ये पहले 2-3 दिन प्रैक्टिस लेनी मुझे ज़रूरी है, क्योंकि छोटा छोटा पार्ट सॉल्व करने आएगा तो बड़े वाले पार्ट्स में आपको इतनी दिक्कत नहीं जाएंगी, ठीक है? सो कल से 2 घंटे, हाँ आज के लिए छोड़ रही हूँ बस। समझ में आया? हाँ, एग्जाम एमसीक्यू की जो पैटर्न जो अपडेट किया जाएगा उस हिसाब से कंपलसरी होंगे, और टाइम एडजस्ट करना आपका काम है। वो लेक्चर के बाद एग्जाम, एमसीक्यू एग्जाम है, हार्डली 100 क्वेश्चन भी दिए तो आपको आधा घंटा लगता है, ठीक है? और पहले दिन बस 4 चैप्टर है, 4 चैप्टर के बस 30-30 करना है, और एमसीक्यू लर्न करने के लिए हमें आधे घंटे से ज्यादा टाइम देने की जरूरत नहीं है। 2 दिन है, 1 दिन में 2 चैप्टर करना, दैट्स ऑल। तो उसके लिए मुझे बोलना नहीं एग्जाम है एग्जाम है एग्जाम है। हाँ कल ही है।